United States aids Ukraine and her people so that we can fight Russia over there and we don't have to fight Russia here. That's Adam Schiff 2 years ago making a claim that the U.S. is using Ukraine to, quote, fight Russia over there. What's going on here is that the West is leading Ukraine down the primrose path. And the end result is that Ukraine is going to get wrecked. And I believe that the policy that I'm advocating, which is neutralizing Ukraine and then building it up economically and getting it out of the competition between Russia on one side and NATO on the other side, is the best thing that could happen to the Ukrainians. What we're doing is encouraging the Ukrainians to play tough with the Russians. We're encouraging the Ukrainians to think that they will ultimately become part of the West, because we will ultimately defeat Putin and we will ultimately get our way. Time is on our side. And of course, the Ukrainians are playing along with this. And the Ukrainians are almost completely unwilling to compromise with the Russians and instead want to pursue a hardline policy. Well, as I said to you before, if they do that, the end result is that their country is going to be wrecked. And what we're doing is, in effect, encouraging that outcome. I think it would make much more sense for us to work to create a neutral Ukraine. It would be in our interest to bury this crisis as quickly as possible. It certainly would be in Russia's interest to do so. And most importantly, it would be in Ukraine's interest to put an end to the crisis. तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली यूक्रेन के ऊपर ही है। मैंने अपना एक वीडियो पहले से यूक्रेन की स्थिति के ऊपर बनाया हुआ था कि रशिया और यूक्रेन के अंदर जो वॉर होने वाला है, वॉर होने से पहले मैंने वीडियो बनाया था। यदि ये आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले वो जाके वीडियो देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा था। और उसके बाद जो अभी की स्थिति है कि किस तरह से यूक्रेन में स्थितियां बिगड़ते चली जा रही हैं और किस तरह से यूक्रेन में उसकी सच्चाई जो यूरोपियन और यूएसए बेस्ड मीडिया प्रोपेगेंडा है और जेलेंस्की जो उनका एक पुतली है। ये मालूम है क्या था? पहले ये कॉमेडियन था और अपने ये वो पियानो बजाने का कॉमेडी करता था, इस तरह की लेवल की कॉमेडी करता था। हमें सबको मालूम है कि जहां भी यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज सफल होती हैं तो जब अपना स्टूज वहां पे या अपनी कठपुतली बैठाने की कोशिश करती है, प्रधानमंत्री यहां तक कि रक्षा मंत्री या जो भी विदेश मंत्री, यहां तक कि भारत में जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जब प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए ये चर्चा चल रही थी, तो उस समय प्रणब मुखर्जी सबसे आगे थे। और प्रणब मुखर्जी एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग लीडर होने के कारण अमेरिका से बहुत बड़ा प्रतिरोध आया। और ये बात सबको और ओपन में मालूम है कि सोनिया गांधी को उन्होंने डायरेक्शन आया कि उनको नहीं बनाना है और एक ऐसे आदमी को बनाया जो वर्ल्ड बैंक में उनका एक स्टूज रह चुका है, कठपुतली रह चुका है। और हम जानते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत की गरिमा को गिराते हुए कई बार ही हैज बिहेव्ड लाइक अ ऑर्डिनरी मैन। और यहां तक कि नवाज शरीफ ने भी यही कहा था कि एक तो एक देहाती औरत की तरह दिखते हैं और देहाती औरत की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस तरह का जो कठपुतली और कमजोर लीडर को बैठाने की जो एक अपने जो प्रो उनके लिए ही उनका विचार रखे और हमारी कहना सुने, उसी के तहत यूक्रेन में भी जो राष्ट्रपति बनाया गया जेलेंस्की को, वो उनका ही कठपुतली है। और ये किया क्यों गया? क्योंकि ये बहुत पहले से ही अमेरिका और रशिया के बीच में, नाटो के बीच में ये संधि थी कि भाई आप लोग अपना विस्तार नहीं करेंगे। फिर भी लोग ने 3 बार अपनी विस्तार किया। इससे हुआ क्या कि जो अमेरिकी और जो नाटो की जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो उन देशों के करीब लगाने लगा। उसके कारण इससे सीधा और प्रेजेंट डेंजर रशिया की सिक्योरिटी के लिए होने लगा। जबकि बहुत साल पहले जब राष्ट्रपति बने थे ये, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग जा सकते हैं, नाटो में जा सकते हैं। बट ये चेंजेस क्यों आया? क्योंकि जब लोग ने ये चीजें खुद इराक में जब हमला किए, जब उन्होंने यमन पे हमला किया, जब उन्होंने लीबिया पे हमला किया, अपनी बात वो मनवाने के लिए उन्होंने सारे इंटरनेशनल रूल्स तोड़े। यहां तक इराक में यह कहा गया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लीबिया में यह कहा गया कि उसके पास एटॉमिक बम आ गया है। ये कह के उन्होंने उस पर हमला किया, जबकि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने यह नहीं कहा था कि आपको वहां पर रिजीम चेंज करना है। बट वहां पे लीबिया में रिजीम चेंज किया गया और गद्दाफी को इतनी क्रूर मौत मारा गया कि पूछिए मत। वो सब वीडियो हम लोग देखे हैं और किस तरह से इन लोगों ने सीरिया में जो आतंकवादी हैं उनको वेपन्स प्रोवाइड किए गए ताकि सीरियन के जो राष्ट्रपति उनके खिलाफ लड़ाई लड़ सके। तो
तो ईरान के खिलाफ यहाँ तक कोसोवो में, सर्बिया में इन लोग ने अपने तरफ से वॉर करके उनके पर हमला करके वहां के उनके जो विचारों को फॉलो नहीं करते उनको खत्म कर दिया था। ये तो यूरोपियन देशों ने किया था ना, रशिया तो ने नहीं किया था। तो यूक्रेन में ऐसा क्यों किया और यूक्रेन के लिए रशिया इतना क्यों भड़का? जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में एटॉमिक बम फोड़ा था तो उसके बाद जो अग्रणी देश थे जो भारत पर पाबंदी लगाना चाहते थे और उनको डिक्लेयर किया था इन भारत पर पाबंदी लगाना चाहिए, उसमें से यूक्रेन था। यूक्रेन ही ऐसा देश है जो अमेरिका के साथ मिलकर इराक पर हमला किया था, कई देशों पर हमला करने में वो सहायक था। तो इससे ना क्लियरली मालूम पड़ता है कि यूक्रेन रशिया से एंटी रशिया होने लगा था और उसके कारण वो यूएसए और नाटो की तरफ जाने लगा था। और वो यूरोपियन देशों में तीसरी सबसे बड़ी सेना रखता है, उसकी बहुत बड़ी सेना है और बहुत सारे जो ओल्ड रशियन वेपन मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज है वो यूक्रेन में ही है। यूक्रेन पहले रशिया ही था, मेन यूक्रेन तो रशिया ही था। मैंने अपने ओल्ड वीडियो में समझाया कि यूक्रेन कितना महत्व रखता है रशिया के लिए और कितना पहले वो इंपॉर्टेंट था। तो रशिया के लिए जब देखा कि वो छिटकते चले जा रहा है और वहां पे जब वो नाटो का सदस्य बन जाएगा और वहां पे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स आ जाएगी तो सीधा क्लियर डेंजर हो जाएगा रशिया के लिए और रशिया को एकदम दबाया जा रहा है। क्योंकि बहुत जब जो शीत युद्ध हुआ था उसके बाद से रशिया को तो फाइनेंशियली एकदम से अमेरिका ने कट ऑफ कर दिया था, उसको एकदम से अलग थलग कर दिया था। तब से जो रशिया की जो फाइनेंशियल स्टेट है वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाई। तो ये नया तरीका बार बार एक्सपांशन, जबकि उन्होंने मना किया था कि नाटो का एक्सपांशन हम नहीं करेंगे, 3 बार उन्होंने नाटो का एक्सपांशन किया है और बार बार मिसाइल्स उस रशिया के करीब लगाते चले गए। ये भी जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, ये कहा गया था कि सबके पास परमाणु बम है तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हम लोग नहीं बनाएंगे, ताकि यदि बना देंगे तो ये हो जाए कि मेरे पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर हमला कर सकते हैं। जबकि परमाणु बम बनाए इसलिए गया था कि म्यूचुअली एक दूसरे को रजिस्ट करे कि वॉर न हो करके। बट जब अमेरिका ने ये कह के बनाया कि ईरान के पास परमाणु बम आ गया है, नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम आ गया है, इवन दो लीबिया के पास आ गया, तो हमको अपने प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनानी है। तो रशिया ने कहा था उसको कि आइए हम लोग साथ में बनाते हैं और यहीं पे इंस्टॉल करते हैं रशिया में, जब नॉर्थ कोरिया के इधर है तो यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो अमेरिका ने उसके लिए मना कर दिया और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई और कहाँ लगाया मालूम है? पोलैंड, साउथ कोरिया और जापान में। किसको टारगेट करके? रशिया को टारगेट करके। ये सब खतरा उन्होंने रशिया के लिए प्रेजेंट किया। ऐसे ही नहीं राष्ट्रपति पुतिन इतना भड़क के हमला कर रहे थे और उनकी डिमांड है कि वो पूरी तरीके से यूक्रेन को डिमिलिटराइज कर देंगे और वहां पर ऐसी सरकार बैठाएंगे जो कि प्रो रशिया हो और वो नाटो में ना जाके सम्मिलित हो। ये तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति है मैक्रोन, उनकी आज ही बात हुई थी पुतिन से कि उन्होंने बताया कि वर्स्ट येट टू कम एंड इट इज लाइक कि पुतिन पूरा डिसाइड कर रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर पूरा कब्जा करने वाले और वो होके रहेगा, क्योंकि यूक्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण देश है रशिया के लिए। बाल्टिक जो देश है उनको कंट्रोल करने के लिए, ब्लैक सी को कंट्रोल करने के लिए, इवन दो वहां पे रेयर अर्थ मटेरियल्स सबसे ज्यादा क्या होता है, पीसी पार्ट में जो मेटल लगता है बनाने के लिए वो बनता है, लोहा सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा वहीं से बनता है, यूरेनियम दुनिया का सबसे ज्यादा वहीं मिलता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है और वहां पर यदि बैलिस्टिक मिसाइल्स लग जाएगी, वो यदि एंटी रशिया हो जाएगा, जहां की वहां के सेंटिमेंट्स है ऐसा देख के लग रहा है। यहां तक कि इतना ज्यादा वहां पे न्यू नाजी लोग रहते थे। वहां की एक जो टेररिस्ट टाइप ऑफ जो संगठन है अज़ोव बटालियन, बेसिकली जेलेंस्की जो है जो कॉमेडियन राष्ट्रपति बना, उसी ने जैसे कि अभी भारत में समझ लीजिए कि सिमी है जो आतंकवादी संगठन है, उसको समझ लीजिए यदि मोदी अपना उसको एक बटालियन में कन्वर्ट कर दे और वो उनको यूज करके हिंदुओं को मरवाने के लिए उनको गन दे दे। इस तरह का जो जेलेंस्की अपने आप को जीव बताता है, बट वो उसकी जो टाइप्स है जो पूरे नियो नाजीज या जो बटालियन के साथ है और उसका जो करप्शन, वो करप्शन को खत्म करने के नाम पर आया था, पर इतना ज्यादा करप्शन उसने कर रखा था कि पूरे उसके करप्शन के कारण जो भी को आवाज उठाता था, जो लोग आवाज उठाते थे उनके ऊपर केस कर देता था, उन्हें जेल में डाल देता था। यहां तक कि मीडिया लोग जो उनसे क्वेश्चन करते थे तो उनको जेल में भर के उसने खत्म कर दिया था। उस मिलिट्री को उसने पावर दी है, उस मिलिट्री के कारण उसने जो रशिया में दोनेत्स्क और लुहांस्क में जो लोग लड़ रहे थे, रशियन सपोर्टेड मिलिशियास थे, उनके खिलाफ उनको लगा दिया था उनको उनसे लड़ने के लिए। और इतने क्रूर और साइकोपैथ्स हैं उन लोग किसी को मारने से और क्रूरता से उनके कोई भी उनमें जरा भी रत्ती भर सहानुभूति नहीं है। यहां तक कि चेचन इस्लामिस्ट जो मिलिट्री है, जो ट्रूप्स है या जो आतंकवादी है, जो इस्लामिस्ट लोग हैं, उनको मारने के लिए लोग क्या हथियार अपनाते हैं? अपनी सारी बंदूक की गोलियों को
पिग के फैट में लगाते हैं और फिर उससे गोली मारते हैं। जो मुस्लिम्स लोग हैं उनको मारने के लिए यूज करते हैं। इस तरह की जो नियो नाजी इतना क्रूर और इतना रेसिस्ट, अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो भारतीय भाग रहे थे और ट्रेन में चढ़ना चाह रहे थे, उनको चढ़ने नहीं दे रहे थे। उन लोग इतना रेसिस्ट, उनका स्लर था कि भारतीय बच्चे लोग उनसे प्यार पड़ रहे थे, सॉरी बोल रहे थे, प्लीज बोल रहे थे, उन्हें चढ़ने नहीं दिया गया। और यही एजो मिलिट्री जो बटालियन है, वही लोग जो यूक्रेनियन जो खार्किव से भाग रहे हैं, उनको चुन चुन के मार रहे हैं। वो वीडियो मैं यूट्यूब में नहीं लगा सकता, नहीं तो यूट्यूब पूरा वीडियो बंद कर देगा। जिन्होंने भी वो वीडियो ट्विटर पर डाला, उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए। इतने खतरनाक खून खराबे से वो वीडियो है कि पूछिए मत, क्योंकि वो एजेंडा और जो एक तरह से उनका नैरेटिव है उसके खिलाफ है, जो यूएसए और अमेरिका के खिलाफ है, इसलिए वो वीडियोस बंद किए जा रहे हैं। यहीं पर जो जब उनको दूसरे लोगों को बदनाम करना होता है, रशियन का या फिर जो तालिबानी के टाइम पे था, तो उनके वीडियो लोग अलाउ करते हैं, बट ये वीडियो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं दिखाने के लिए। यहां पर गूगल पे, एप्पल पे और जितने भी लोग थे, उन्होंने अपनी बैंकिंग सेवा रशिया में बंद कर दी। तो किस तरह से जो भी लोग जैसे साधारण जैसे यूट्यूबर हैं, जैसे मान लीजिए मैं रशिया में हूं, तो मैं अपने यूट्यूब बना के जिससे मुझे पैसा मिल रहा है, रेन्यूमरेशन मिल रहा है जो गूगल देता है, वो भी उन्होंने स्टॉप कर दिया। यहां तक कि जो यूनिवर्सिटीज है, वहां पे जो लेखक है, जो रशियन लेखक है, उनको बैन लगा दिया जा रहा है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भगा दिया जा रहा है, उनको शरण नहीं दी जा रही है। इस तरह का जो एक तरह से अपने आप में डायकोटमी लोग दिखा रहे हैं रशिया के खिलाफ, यूएसए और जो नाटो देश है, इन लोग का हाथ भी खून में सना हुआ है। जो हमने देखा है कितने सारे वॉर्स का मैं लिस्ट में लगा दूंगा। अमेरिका ने खुद उस वॉर में गया है और वहां पे उसने कई लोगों को मारा है। यहां पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहने पर रशिया ने 6 घंटा के लिए बमबारी रोकी थी। उसी के अंदर कई लोगों को खार्किव से निकाला गया। यहां तक कि 20,000 में से 18,000 बच्चे आज तक निकाले जा चुके हैं। और उसके पीछे भी भारतीय जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, उसमें पीछे भी पॉलिटिक्स करने लगी हैं। यहाँ पे भारत का जो रुख है उसके खिलाफ अमेरिका और यूरोपियन देश खूब जहर उगल रहे हैं कि भारत कहे तो रशिया रुक जाएगा, और भारत के कहने पर रशिया रुका भी। बट भारत इस पे क्यों स्टैंड ले? भारत के खिलाफ यही 1998 में बिल क्लिंटन ने कितना बड़ा प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद सारे पूरा फ्लैट जो वास्ट प्रतिबंध लगा दिया गया था, भारत को अलग थलग करने की कोशिश की गई थी। ये तो जसवंत सिंह थे, जो कि उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उनकी जो बोलने का तरीका था, उनका जो डिप्लोमेसी थी, जो अटल बिहारी की डिप्लोमेसी थी, उसके बाद कई सालों की मेहनत के बाद तो प्रतिबंध हटे थे। आज भारत को एक सीरियस देश के नाम पे गिना जाता है। उनके भारत का झंडा लेके जो स्टूडेंट्स वहां से भाग रहे थे, पाकिस्तानी, टर्किश और देशों के लोग भारत का झंडा लेके कि हम भारतीय हैं, हमको बच्चे छोड़ दीजिए, और उनको जाने दिया गया। जो भी बस के ऊपर भारतीय झंडा लगा था, उनको सीधे सीधे उनको अलाउ किया गया कि वहां से निकल जाए और वहां से भाग के लोग पोलैंड में चले जाए। वहां से भारतीय जो नेता भेजे गए थे, जो दूतावास के लोग थे, उनको वहां से वो लोग प्लेन में बैठा के भारत में लेके आ रहे थे। यहां तक कि 18,000 लोगों को बचाया जा चुका है। बट वो जो स्टूडेंट्स हैं, वहां पे जो रहते स्टूडेंट्स हैं, उनको 45 दिन पहले कहा गया था कि रशिया कभी भी वॉर कर देगा। और यही स्टूडेंट्स भारत के खिलाफ सीए के प्रोटेस्ट के दौरान और भी प्रोटेस्ट के दौरान भारत का बुराई कर रहे थे। और इवन तो जब बोला गया था कि निकल जाओ करके, तो वहां पे वीडियो बना बना के भारत की सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का, ये लोग बुराई कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अब भीख मांग रहे थे कि हमको कोई बचा ले करके। ये तो सब यूक्रेन में इतना होने के बाद भी जो प्रधानमंत्री मोदी का एक तरह से कोई भी एक दो नजरिया न करते हुए, या फिर ये इन्होंने बुरा बोला तो इनको नहीं बचाना, इनको बचाना है, इनको बचाया गया। इनके अपने नेता भेजे गए, वीके सिंह को भेजा गया, स्मृति ईरानी को भेजा गया, सिंधिया को भेजा गया। ये लोग गए वहां पे पर्सनली एक एक के साथ बात करके उन्हें बचा के यहाँ पे लाया गया है। यहां पर एक और बात करनी पड़ेगी इंडियन मीडिया की। इंडियन पॉलिटिक्स वाले तो इतने दुष्ट ही हैं कि वो इतने गिरे हुए हैं कि एक त्रासदी के मौके पर भी पॉलिटिक्स करने से वो चुकते नहीं है। पर इंडियन मीडिया, जो कि यूएसए और नाटो की जो एक मीडिया प्रोपेगेंडा है, उसको ही नरेट कर रहे हैं उन लोग। एनडीटीवी हो गया, इंडिया टीवी हो गया, जितने भी हैं उसको ही नरेट कर रहे हैं। जिस तरह से वो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जाते यहां तक तो रशिया के सारे मीडिया चैनल्स को तो ब्लॉक कर दिया गया है। बट जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो उनके पॉलिसीज है, वो वहां पर यूक्रेन से लोगों को बचाना चाहते हैं, बच्चों को बचाना चाहते हैं।
और वहां पर रशिया से मदद मांगकर वहां पे बमबारी रुकाई जा रही है। बट वो लोग जो नैरेटिव चला रहे हैं वो यूएसए का है। यूक्रेन के अज़ोव बटालियन और बहुत सारे लोग सिविलियंस को गोली मार रहे हैं, उनको ह्यूमन सील की तरह यूज कर रहे हैं। यहां तक कि भारतीय जो छात्र हैं उनको भी पकड़कर बंधक बनाने की धमकी दे रहे हैं, सॉफ्ट धमकी। तो जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के, उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन के लिए वोट न करके इंडिया ने जो अब्सटेन करके यूक्रेन का साथ नहीं दिया रशिया के खिलाफ, उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनके बच्चे वहां पे पड़े हुए हैं। एक तरह से धमकाया था। भारत का इस समय जो सॉफ्ट पावर है वो दुनिया में नंबर 1 है। यमन में जब हमला हो रहा था और 7,000 भारतीय लोग वहां फंसे हुए थे, तो उस समय कोई भी द्वेष वहां से अपने नागरिक नहीं निकाल पा रहा था। पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जब सऊदी अरेबिया के किंग से बात करी, तो वहां पर उन्होंने 7 दिन तक 2-2 घंटा के लिए वॉर को और बमबारी को रोका था। और उस समय वहां पर भारतीय नहीं, पूरे यूरोपियन देश के नागरिकों को, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भारतीय जो नागरिक थे और बहुत सारे लोगों को उन्होंने वहां से बचा के लेके आए थे। तब भी वीके सिंह ही वहां गए थे। तो भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो इतना तगड़ा है कि दुनिया में आज इस समय पर किसी भी इस देश का उतना बड़ा सॉफ्ट पावर नहीं है। तो इस बात से सब लोग जानते हैं, इसलिए अमेरिका, यूरोप, जो यूक्रेन है वो चाहता है कि भारत आए, रशिया के खिलाफ आए और रशिया को बोले कि वॉर रुके। बट मुझे ऐसा लगता है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ये वॉर को नहीं रोकने वाले हैं। जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जब पुतिन से बात करी, तो क्लियरली उन्हें मालूम पड़ गया कि किस तरह से वो डिटरमिन्ड है कि वो पूरा यूक्रेन को डिमिलिटराइज तो करेंगे ही करेंगे। और दोनेत्स्क और लुहांस्क तो गया ही गया, शायद पूरा यूक्रेन भी चला जाएगा। और उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन क्या करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। यदि इसी तरह से जेलेंस्की नियो नाजीज को सपोर्ट करते रहे और वो अड़े रहे कि उनको नाटो को ज्वाइन करना ही करना है, जो कि अभी भी कर रहा है कि मुझे अभी भी नाटो में सम्मिलित कर लो, क्योंकि नाटो की एक पॉलिसी, यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो सारे देश एक साथ मिलकर उस जो हमलावर देश होता है उसके ऊपर हमला करने का उनको संधि है। तो बोल रहा है कि हमें शामिल कर लो, जबकि राष्ट्रपति पुतिन यही बोल रहे हैं कि नाटो में शामिल नहीं होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस बात पे वो अड़ा रहा, या तो अपने जान से हाथ धोएगा, या फिर ऐसा एक स्थिति आएगी कि वो पूरा यूक्रेन के लोगों के ऊपर हमला शुरू कर देगा। जिस तरह से लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाकर अज़ोव बटालियन और जो जेलेंस्की की जो पॉलिसीज है उसको जब लोगों को आगे कर रहा है, तो ऐसा एक समय आएगा कि रशिया अपना पेशेंस खो देगा और उनके ऊपर हमला कर देगा और बहुत ही क्रूरता से लोगों पर हमला करेगा। यदि कोई यूरोपियन देश इस पे हस्तक्षेप करता है तो ये बहुत चीज आगे एस्केलेट हो सकती है। जिस तरह से मैक्रोन ने कहा है कि वर्स्ट येट टू कम, मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं जाएगा, बट यूक्रेन में बहुत लोगों की मौत हो सकती है। और बहुत सारा जो पार्ट है यूक्रेन का, तो रशियन पॉपुलेशन जहां पे ज्यादा वो तो उससे अलग कर ही देगा। और उसके बाद यदि वो लोग नहीं मानते तो पूरा यूक्रेन भी, ऐसा मुझे लगता है कि शायद रशिया हथिया सकता है। ये प्रिटेक्स्ट में कि ये यहाँ पर एंटी लोग, नियो नाजी लोग रहते हैं, एक हिस्टोरिकल वैल्यू बताते हुए कि रशिया ही यूक्रेन है, उसको वो हथिया सकता है पूरी तरह से। गाइस, मेरा मानना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की और जो भारत सरकार की जो पॉलिसीज है वो परफेक्टली बैलेंस्ड और अपने लोगों की हितों की रक्षा करते हुए, जब 20,000 आपके बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं तो उनकी जान की गारंटी दे लेना, उनको बचा लेना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे इंडियन मीडिया की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम उनकी जो पॉलिसीज और जो न्यूज दिखाएं वो इस तरह से बैलेंस्ड हो, जिसमें कि भारत सरकार की जो पॉलिसी, जो इंटेंशन है उसको हार्म नहीं करती हो, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी उसको हार्म नहीं करती हो, जो उनकी जो मित्र राष्ट्र है, जो जिस तरह से रशिया ने बार बार हमें हेल्प किया है, उसके खिलाफ न जाती हो। यहाँ पे जो इंडियन पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, उन्हें बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो ये देश में जो भारत का जो छवि है पूरी दुनिया भर में वो धूमिलता है और लोगों को बचाने में मुश्किल आती है। मैं अपने भारत सरकार को कमेंट करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मैं होप करता हूं कि शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 में चीज न एक्सकेलेट हो और शायद जेलेंस्की को कहे कि ये वॉर तो खत्म हो जाता यदि अमेरिका राष्ट्रपति बोल दे कि यूक्रेन को हम नाटो में शामिल नहीं करेंगे, किसी भी हालत में शामिल नहीं करेंगे, ये बात मान जाए तो आज ये वॉर खत्म हो जाए। पर वो लोग नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि रशिया को बैड कंट्री, इविल कंट्री, पुतिन को इविल पर्सन दिखाने के लिए उसकी एक ही मांग थी कि वो ये लोग बना कर दे कि उसको नाटो की सदस्यता कभी नहीं देंगे। ये कहने में नाटो को क्या जाता है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, यहाँ पे यूरोप के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये लोग कहने से क्या जाता है
क्या इन लोग का खेड़ी अटका हुआ है कि भाई मुझे वो उनको यूक्रेन को लेना ही नहीं नाटो में, वहां पे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स लगानी ही लगानी है। ये तो ये बात होगी कि आ बैल मुझे मार, तो मार रही है बैल और लोग मजा ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो बात है ये एस्केलेट की जा रही है। United States aids Ukraine and her people so that we can fight Russia over there and we don't have to fight Russia here. That's Adam Schiff 2 years ago making a claim that the U.S. Yeah. is using Ukraine to, quote, fight Russia over there. और राष्ट्रपति पुतिन मुझे ऐसा लगता है फुल्ली डिटर्मिन्ड है, वो किसी भी हालत में रुकने नहीं वाले हैं जब तक यूक्रेन डीमिलिटराइज ना हो जाए, जब तक यूक्रेन में कोई ऐसा प्रो रशियन लीडर ना आ जाए, या फिर रशिया को पूरा एक तरह से संताना मिल जाए कि जो लैटविया, इस्टोनिया या लिथुआनिया है और यूक्रेन है, ये सब देश किसी भी हालत में नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक ये वॉर नहीं रुकने वाला है, ये अटैक नहीं रुकने वाला है मेरे हिसाब से, जब तक पुतिन है। तो गाइस आई होप आप लोगों को जो मैंने बात कहना चाहता था आपको समझ में आया होगा, आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, मेरा पर्सपेक्टिव आप लोगों को समझाने में मैं सफल रहा होऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेरे और चैनल्स हैं जो कि इंटरटेनमेंट स्टॉप, गेमिंग नाइट्स, टेक बिट्स, मैं उस पर इंटरेस्टिंग वीडियो डाल रहा हूँ। मैं बहुत सारे चैनल चला रहा हूँ एक साथ, क्योंकि मेरे पास टाइम है अभी, तो खाली बैठा हूँ। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन्हें भी सब्सक्राइब करें, उन्हें भी जहाँ देखिए, उनको यदि आपको टॉपिक पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जरूर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलूंगा और आप लोगों से अपने पर्सपेक्टिव और अपनी जो एक बात जो बाहर नहीं आ रही है उसको मैं आप लोगों से समझाने के लिए और उसको एक्सप्रेस करने के लिए, आप लोगों को मेरा पर्सपेक्टिव बताने के लिए, जो शायद आपको पसंद आता है, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलूंगा। आप लोगों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।